आयशा से जरा बात करते हैं। मैं ड्यूरिंग लेक्चर किसी को भी अनम्यूट करके उससे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, इसलिए अटेंटिव रहा करो और तवज्जो से आपने क्लास अटेंड करनी है। ऐसे जैसे क्लास के अंदर तवज्जो से बैठते हैं, घर में बैठे हैं तो इसी तवज्जो से बैठना है। हैंड फ्री यूज करना है क्लास लेते हुए। आयशा आपको आवाज आ रही है? आयशा आपको आवाज आ रही है? आपके पास से साउंड मुझे आ रहा है लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। ओके, मैं अपनी बात को दोबारा शुरू करता हूँ। हम पेपर पैटर्न में बात कर रहे थे। सेक्शन ए इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये 17 क्वेश्चंस हैं, कंपलसरी है। हमारी बुक के तमाम चैप्टर्स में से ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है 20 मिनट्स का होता है और इसके मार्क्स जो है वो 17 है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जब आप पूरी बुक को रीड भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। सेक्शन बी इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये 15 होते हैं और आपको 10 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। 15 होंगे सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 होगा और उसके 15 पार्ट्स होंगे। आपको उनमें से 10 को अटेम्प्ट करना है। इसके मार्क्स जो है 40 हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 15, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस ओनली। इसके बाद सेक्शन सी जो है इज अ डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी और सी दोनों में चॉइस मौजूद है। सेक्शन सी में आपको आंसर करने 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन और इसके मार्क्स जो है वो कितने हैं? 28 हैं। इस सेक्शन के क्वेश्चंस 3 हैं और हर क्वेश्चन में पार्ट्स भी होते हैं। सेक्शन ए इज अ क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 2 और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, 3, 4, 5। 3 में भी पार्ट है, 4 में भी, 5 में भी। इस 3, 4, 5 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके मार्क्स कितने हैं? 28 हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं इसको किसी पेपर में देखते हैं। 2019 का ये हमारा पेपर है। 2019, 2020 इस साल आपको मालूम है एग्जाम नहीं हुए। वो देखें टाइम लिखा 20 मिनट्स, मार्क्स कितने हैं? 17। सेक्शन ए इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये सारे हम बात करेंगे, ये एमसीक्यूज हैं। ये है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर एनी 10 पार्ट क्वेश्चंस। ये आपका एक्चुअल पेपर है। यहां आपको दिखाना है कि इस पेपर के अंदर मोड ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, सवाल का अंदाज क्या होता है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल या डेरिवेशन बेस्ड है। मैथमेटिकल वर्क उसमें ज्यादा होगा, इसलिए डे 1 से आपने न्यूमेरिकल्स को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं करने या कोई मैं इंपॉर्टेंट या गैस हम नहीं बताते। पूरी बुक पढ़ेंगे, पूरी बुक को समझेंगे। पूरी बुक का पूरा कंटेंट हमारा सिलेबस है, हमारे पढ़ने के लिए है। ना तो हम एंड में आपको कोई गैस पेपर देंगे, ना आपको बोलेंगे ये चंद सवाल इंपॉर्टेंट याद कर लें। यहाँ आदम जी की अंदाज पढ़ाने का ये है कि हम एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। नो, हम नॉलेज के साथ एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लेने की बात करते हैं। नॉलेज पहली चीज है, काबिलियत पहली चीज है। मार्क्स गेन कर लिए
और पूरी बुक नहीं पढ़ी, बस चंद सवाल कर लिए और उनमें से आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, मैक्सिमम उन्हीं में से आ गया, पेपर में मार्क्स गेन कर लिए, पूरी बुक ना पढ़ने की वजह से आगे जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट और एंट्री टेस्ट के अंदर फेल हो जाओगे। तो हमें दोनों बातों को फोकस करना है डे वन से। हमें आउटपुट मीन मार्क्स चाहिए, हमें 90s में 80s में मार्क्स चाहिए। तो 90 में मार्क्स तब आएंगे जब 100% की तैयारी करोगे। 90 की करोगे तो 80 में आएंगे, 80 की करोगे तो 70 के आएंगे, 100% करोगे तो फिर उम्मीद है कि 100% के करीब करीब मार्क्स आएंगे। तो मार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ आउटकम्स, लर्निंग क्या है, नॉलेज क्या गेन की, वो भी बहुत अहम चीज है। हम सिर्फ देख रहे हैं पेपर में सवालात जो है वो ज्यादा कौन से हैं। तो थ्योरी से ज्यादा सवाल जो है वो न्यूमेरिकल है, मैंने मार्किंग की हुई है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 1 क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग। हर चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आती है। रैंडम एरर चैप्टर नंबर 1 में है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन चैप्टर नंबर 1 में है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये गलत मिस्टेक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 5 में है, रेट एक्सप्रेशन लास्ट चैप्टर 8 का टॉपिक है। तो बुक में हर चैप्टर में जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन, ये पहला ही सवाल बनता है हमेशा। सेकंड देखिए, एक न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल है। थर्ड भी न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल है। आप देखिए परसेंटेज दी हुई है थर्ड के अंदर और आपको फाइंड करना है इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकंड में क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक सल्फेट, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये देखिए न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या मालूम करना है आपको, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। 5 is a derivation, what is ideal gas, drive the ideal gas equation। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है लेकिन न्यूमेरिकल पर मार्क कर रहे हैं। 7th आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 9th चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल है कि आपको कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन। 12th केसी का न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 6। 15th ये चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस डेटा से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मालूम करना है। तो सेक्शन बी के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड हैं, सेक्शन बी के काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 80% न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया। आपको 10 अटेम्प्ट करना है ना, उन 10 में से 8 देखो कि 8 तो न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस है। तो आपका पेपर जो है वो 70 to 80% न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इनमें भी न्यूमेरिकल वर्क है। सेक्शन सी में भी मैंने मार्क किया हुआ, थर्ड का ए पार्ट एक डेरिवेशन है, 5 का बी और सी दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। 5 का बी की मैं बात करूंगा, 5b, बैलेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। बैलेंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। हर साल एग्जाम में ये सवाल जरूर होता है। तो इसका मतलब है हम इसको और ज्यादा तवज्जो से करेंगे, सिर्फ इसको नहीं करेंगे ये नहीं कहा मैंने। इसके लिए हम ज्यादा और मेहनत करेंगे, थोड़ी ज्यादा तवज्जो से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे पूरी बुक। हमारी बुक में कोई भी चीज गैर जरूरी नहीं है कि जिसको छोड़ दिया जाए कि आपकी एक आ जाए ये बाद में पढ़ा जाएगा, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब यही पढ़ना है, सब यही समझना है। इसलिए क्लास में रेगुलर रहना है, होमवर्क आपने डेली बेसिस पे करना है, तब आपकी इफेक्टिव लर्निंग होगी। किसी वजह से पावर फेलियर हो जाता है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन जो है अगर वो खत्म हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर पे जरूर जाना है। डेली बेसिस पे लेक्चर आपका रिकॉर्डेड
वीडियो हम अपलोड कर देते हैं सिस्टम पे, आप उसको देख सकते हो। क्लासेस को मिस नहीं करना। कल मैंने अपने फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट को सेंटर में बुलवाया था कि चैप्टर 1 आपका मुकम्मल हो चुका है, आइए आप टेस्ट दीजिए, एग्जाम दीजिए। 10 क्वेश्चंस थे, 1.5 घंटे का टेस्ट था, बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया। उसके बाद उसके क्वेश्चंस को मैंने क्लास के अंदर उनसे डिस्कस किया, उनको समझा रहा था। तो वहां पे मुझे एक बड़ी 90% लोग ऐसे नजर आ रहे थे कि जिन्होंने पेपर को सही किया हुआ है। तो मेरा बताने का मकसद यह है कि ऑनलाइन पढ़ने में और फिजिकली क्लास में बैठ के पढ़ने में एज सच टीचिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या पॉइंट ऑफ द डिफरेंस है कि क्लास के अंदर टीचर जो है वो आपको अटेंटिव रखता है, वो आपको देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या आपकी तवज्जो मौजूद है। अब ये वाला फैक्टर जो है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज होना है। क्लास से 15 मिनट्स पहले आपको तैयार रहना है। आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक जिस सब्जेक्ट की क्लास है उसका टेक्स्ट बुक साथ होना चाहिए, उसके नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं वो आपके पास होने चाहिए, एक नोटबुक जिसमें लेक्चर नोट डाउन करोगे वो आपके पास होना चाहिए। बेटा ये YouTube की वीडियो नहीं है कि आप लेटे हुए हैं और आप इसको देख रहे हैं, या कहीं भी बैठ गए, नहीं, ऐसी जगह बैठो जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। ये एक डिफरेंस है कि आप क्लास से उठ के अब आप अपने घर में बैठे हुए हैं। तो आपको इसी अंदाज से जो है ना क्लास को लेना है, जैसे आप क्लास के अंदर बैठते हैं उस वक्त हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज होना है, आपको बहुत फोकस होकर क्लास लेनी है, और आसपास कोई भी ऐसा पर्सन जो डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको दूर कीजिए। छोटा भाई है, कोई और है, मोहल्ले की आवाज आ रही है, उसको बंद करें इन चीजों को, ठीक है। और इसके साथ पैरेलल आपने कोई नेट पे चीज ऑन नहीं करनी है, व्हाट्सएप हो गया, एफबी हो गया, कोई ऑन नहीं करना है। सेल्फ ऑर्गेनाइज अपने आप को करना है, जिम्मेदारी का एहसास करना है और ईमानदार बनना है। आप इतने बड़े हो चुके हैं कि 9th का आप एग्जाम दे चुके हो, मैट्रिक का एग्जाम स्किप हो गया लेकिन बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं। ये आपके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट है। इस एजुकेशन से आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प होगी, इसलिए तवज्जो से कर लीजिए, दोबारा वक्त नहीं आता है। क्लास अटेंड करने से पहले आपका टेक्स्ट बुक, आपके नोट्स, आपका नोटबुक और एक एक्स्ट्रा पेन साथ रखेंगे आप, एक्स्ट्रा पेन। क्लास में एक एक्स्ट्रा पेन भी आपके साथ होना चाहिए। और 15 मिनट्स पहले आपको वेट करना है। अगर आपको कोई ज्वाइन कर लेता है क्लास के अंदर तो इसका मतलब नहीं है कि 15 मिनट्स पहले क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास अपने वक्त पे स्टार्ट होती है, या 5 मिनट्स का हम थोड़ा वेटिंग एरिया रखते हैं कि किसी वजह से कोई डिस्कनेक्ट हुआ तो दोबारा वो रिकनेक्ट कर लें। ओके, तो ये एक पेपर पैटर्न आपसे डिस्कस मैंने कर दिया। आइए अब हम बुक को देखते हैं। हमारी बुक जो है उसके चैप्टर्स कितने हैं। ये आपकी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है और ये उसका कंटेंट्स है। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 8। फर्स्ट चैप्टर जो आज हमें स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 जो है, ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक्स क्या है, इन तमाम टॉपिक्स की डेफिनेशन आती है, ये टर्म्स हैं। डिफाइन मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और चंद छोटी डेफिनेशंस हैं। एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, प्रिसिशन, एक्यूरेसी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वो छोटी छोटी टर्म्स हैं।
नोट्स के अगर आप देखो पेज नंबर 1 2 3 पे आपको चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाती है 3 पेजेस के ऊपर। ये पूरा चैप्टर जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। मोल का न्यूमेरिकल, एवोगैड्रोस नंबर का न्यूमेरिकल, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का न्यूमेरिकल, स्टोइचियोमेट्री एक डिटेल टॉपिक है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, लिमिटिंग रिएक्टर के न्यूमेरिकल, सिग्निफिकेंट फिगर्स के न्यूमेरिकल। तो इसमें न्यूमेरिकल्स मौजूद है। ये हमारा टॉपिक है। आज हम स्टार्ट कहां से करेंगे? फर्स्ट टॉपिक मोल। मैं बुक की हेडिंग से नहीं पढ़ा रहा बेटा, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से मैं बात शुरू कर रहा हूं, और इन सब को हम कवर कर लेंगे, इन सब को हम पढ़ेंगे। ओके, हम बात को स्टार्ट करते हैं मोल से। ये मोल किसे कहते हैं? तो मैं पहले एक बहुत आसान सी बात समझाना चाहता हूं कि मोल क्या चीज है। केमिस्ट्री में जहां जहां कैलकुलेशन करनी होती है ना, आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, आपको गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो जहां जहां हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम सब्सटेंस के अमाउंट को मोल की टर्म में लेते हैं। ये एक नई टर्म हमने इंक्लूड कर दी है, मोल की एक नई टर्म। जैसे हम मार्केट में देखते हैं कि हम चीजें बाय करते हैं मुख्तलिफ अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी में भी करते हैं, मास में भी करते हैं, वॉल्यूम में भी करते हैं। यहां पे हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई केमिस्ट्री में, मोल, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आपको कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो मोल की टर्म्स में मालूम करनी है, आपको वॉल्यूम मालूम करना है किसी गैस का तो उसका अमाउंट मोल में लेंगे। तो मोल क्या है? तो मोल की एक डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। Yes. What is mole? It is the amount of substance. How much amount? It is the amount of substance which contain as many number of particles that is contained in 12 grams of pure carbon. हमने 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन को अपना म्यार बनाया है, स्टैंडर्ड बनाया है, 12 ग्राम्स ऑफ प्योर कार्बन को। ये जो मास की डेफिनेशन है ना, एटॉमिक मास, वो भी हमने यहां से ली हुई है। आज डे 1 है, कुछ स्टूडेंट को अगर आवाज नहीं आ रही हो की तरह, उसको भी हमें डिस्कस करना है और बताना है कि इशू कहां पे है। यस वजिया, आपने ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो किया था? आप हैंड फ्री यूज कर रही हैं? आपके पास से मुझे आवाज नहीं आ रही है। वजिया, अगर आपको आवाज नहीं आ रही, आप एडमिन से कांटेक्ट करें, ठीक है? अभी कॉल करें, सर एहसान से बात करेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, नहीं आ रही थी और आ रही है। का प्रॉब्लम क्या है कि मैंने यहाँ से कोई अपना वॉल्यूम टेस्ट नहीं किया है, ना कोई और टेक्निकल चेंज किया है, इसलिए आवाज का ना आना, स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम होना, स्क्रीन का शेयर ना होना, ये बेटा आपके एंड से ही होगा। इसलिए आप इन चीजों को खुद सही करें और समझ लें इस बात को। ओके, हम मोल को डिफाइन कर रहे थे। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain as many number of particles that is contained in 12 gram of pure carbon। मैंने कहा 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन, ये हमारा स्टैंडर्ड है।
जिससे हमने मास भी ड्राइव किया हुआ है। हम कहते हैं ना एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एएमयू में, तो वो हम 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन से ही उसको बनाते हैं। एनीहाउ, हमने कहा इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना अमाउंट? इतना अमाउंट जो 12 ग्राम प्योर कार्बन में पाया जाता है। कितना अमाउंट जो 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन में पाया जाता है। ये 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन का अमाउंट जो पाया जाता है उसके अंदर वो क्या होता है? हम जो बात कर रहे हैं 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन में जो अमाउंट पाया जाता है, इतना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस में होगा तो वो 1 मोल होगा। तो ये कितना अमाउंट पाया जाता है? ये एक ह्यूज अमाउंट है, 6.02 into 10 raised to power 23। 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन में जो अमाउंट पाया जाता है, जिस सब्सटेंस में अमाउंट पाया जाएगा इतना अमाउंट, उसको हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। ये बात मुझे आगे करनी है, लेकिन मैं यहीं पे आपको जरा क्लियर कर दूं। देखिए, हम मार्केट के अंदर कुछ चीजें बाय करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें 12 एग्स चाहिए। अब 12 एग्स, सब्सटेंस कौन है? एग्स, लेकिन क्वांटिटी कितनी है? 12। इस 12 अमाउंट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, डजन। जैसे डेली लाइफ के अंदर डजन एक यूनिट है 12 के अमाउंट के लिए, इसी तरह केमिस्ट्री में मोल एक यूनिट है इस अमाउंट के लिए। जब हम कहते हैं 1 डजन, इसका मतलब है 12 सब्सटेंस होंगे। जब हम कहेंगे 1 मोल, तो उसका मतलब होगा ये पार्टिकल्स होंगे, ये बहुत बड़ी तादाद है, इसलिए एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस की जा रही है। जिस तरह केमिस्ट्री में 12 ग्राम प्योर कार्बन के पार्टिकल्स को मैंने म्यार बना लिया कि जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन में है, अगर यही पार्टिकल जहां भी किसी सब्सटेंस में होंगे वो 1 मोल होगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह कैसे? जैसे हमने 12 एक्स के जो पार्टिकल्स जब भी किसी सब्सटेंस में होंगे, अब एक और सब्सटेंस है ऑरेंजेस, अब ये एक्स नहीं है, और ऑरेंजेस कितनी है? 12 है, तो ये भी 1 डजन होगा। 12 बनाना। अब बनाना जो है ना, ऑरेंज ना एग है, लेकिन 12 है तो इसलिए 1 डजन कहते हैं। तो डजन जो है, डजन ये एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए है, मोल एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए है। किस अमाउंट के लिए? 6.02 into 10 raised to power 23। जैसे डजन का वर्ड यूज किया तो डजन मीन केमिस्ट्री में मोल है, और 12 जो है ये खास अमाउंट है। जो डिफरेंस 12 और डजन में है, वही डिफरेंस मोल और एवोगाड्रोस नंबर में है। एवोगाड्रो नंबर जो है वो ये है 6.02 10 raised to 23। नंबर्स को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं और इसका यूनिट को मोल कहते हैं। 12 क्वांटिटी है, डजन उसका यूनिट है। तो हमने मोल टर्म यूज की है फॉर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। दोबारा सुने हम क्या कह रहे थे मोल के बारे में। मैंने कहा केमिस्ट्री में कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको जगह जगह मोल नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक फार्मूला लिखता हूं। केमिस्ट्री में मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है गैस का, और मेरा फार्मूला है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। मुझे वॉल्यूम मालूम करना है, तो मैं एन आर टी की वैल्यूज को डिवाइड कैसे करूंगा? प्रेशर से। राइट हैंड साइड की वैल्यूज में एन क्या चीज है? एन इज अ मोल। आपको गैस का वॉल्यूम मालूम करना है तो गैस का अमाउंट किस में लेना है? मोल में। मास यूज नहीं कर रहे, मोल में। गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, 10 मॉलिक्यूल्स 20 मॉलिक्यूल्स नहीं, बल्कि क्या ले रहे हैं? मोल ले रहे हैं। तो मैंने कहा केमिस्ट्री में जहां जहां हम कैलकुलेशन करेंगे
तो हम ये टर्म मोल यूज करेंगे, मोल यूज करेंगे। इसलिए केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के अंदर जो पहली टर्म हमें समझनी है वो मोल है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो इसलिए हमें मोल मालूम होना चाहिए, मोल कहते किसको हैं। अब इसको एक और अंदाज से डिफाइन कर रहा हूं। हमने कहा कि मोल क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन किलोग्राम, आप कहेंगे सर किलोग्राम तो एक यूनिट है। डिफाइन केल्विन, आप बोलेंगे सर केल्विन एक यूनिट है। किलोग्राम केल्विन जैसे यूनिट है। एसआई यूनिट, इस तरह मोल भी एक यूनिट है। मोल किस चीज का यूनिट है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसका यूनिट है। केल्विन इज अ एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड इज अ एसआई यूनिट ऑफ टाइम। इस तरह मोल इज अ एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, इसका सिंबल जो है MOL यूज करते हैं। वर्ड मोल है, जब भी कहीं सिंबल लिखा जाएगा मोल, तो MOL में लिखेंगे मोल। इस मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद है, फिक्स तादाद जो है, उसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। मोल इज अ यूनिट, और जो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 6.02 10 रेज़्ड टू पावर 23, ये कहलाते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी ज्यादा एग्जाम में आती है, तो इसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक नंबर है पार्टिकल्स के। पार्टिकल तीन किस्म के होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। वो फर्स्ट डेफिनेशन मोल में भी लिखा हुआ था ना, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ये तादाद किसकी होगी? एटम्स की हो जाए, मॉलिक्यूल्स की हो जाए, आयंस की हो जाए। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वन मोल में जो पार्टिकल की तादाद जो है, उस तादाद को क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर साइंटिस्ट टाइम पे है। इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे 12 एग्स और 12 ऑरेंजेस में क्वांटिटी सेम है, 12 12 है। 12 एग्स काउंट करेंगे तो 12 आपके पास एग्स होंगे, और 12 ऑरेंजेस में 10 ऑरेंजेस नहीं होंगी, वो भी कितनी होंगी? 12 होंगी। तो 1 डजन एग्स हैं या 1 डजन ऑरेंजेस हैं, दोनों के अंदर क्वांटिटी कितनी होगी? 12 12 होगी। 1 मोल ऑक्सीजन गैस हो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, ये दो अलग गैसेस हैं। जब 1 मोल का अमाउंट है, तो दोनों के अंदर पार्टिकल्स इक्वल होंगे, और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो ह्यूज नंबर होगा, एंड दिस ह्यूज नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और उसकी वैल्यू कितनी है उस नंबर की? 6.02 into 10 raised to power 23 with the exponent of 23, and is represented by Na। हम एवोगैड्रोस नंबर को हमेशा Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है डेफिनेशन दोनों की, मोल और एवोगैड्रोस नंबर की। मोल की एक बहुत आसान डेफिनेशन ये लिखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मोल। आपको ये प्रॉपर डेफिनेशन जो है ये याद करनी है, साथ में ये भी याद रखना है। अब मोल जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है, तो उसमें मैं एक एनिमेशन जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले ये प्ले हो जाए, उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल, ये 3 डिफरेंट क्वांटिटीज जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं अमाउंट के लिए। मास यूज किया जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम यूज किया जाता है। देखिए, आप मार्केट में जब जाते हो और फर्स्ट टाइम अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो, तो आप ग्रोसरी वाले के पास गए और आपने कहा कि मुझे शुगर चाहिए। उसने बोला कि आपको कितना चाहिए? तो आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम है, आप मुझे बताएं आप कैसे इसको सेल करते हैं। तो उसने बोला कि हम किलोग्राम्स में करते हैं, आपको 1 kg का बैग चाहिए, 2 kg, 5 kg। आपने कहा ठीक है, 5 किलोग्राम मुझे शुगर दे दें। उसने उसका वेट किया और आपको दिया, और आपने उसकी पेमेंट की, आप चले गए।
तो आपकी एक लर्निंग हुई कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट मुझे खरीदना है तो वो मैं मास में करूंगा, तो मास हम यूज कर होते हैं। तो मैंने ये क्वांटिटी पहले लिखी है मास। मास तीन किस्म का होगा, अगर एटम है तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो उसको हम फार्मूला मास कहते हैं। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। और आप मास के जरिए चीजों को खरीदना शुरू कर देते हैं। अब आप आ गए एक और जगह पे, आप बेकरी में आ गए। अब बेकरी में आप आगे कहते हैं कि भाई मुझे एग्स चाहिए। उसने बोला कितने एग्स चाहिए, आपने बोला 5 किलोग्राम एग चाहिए। तो वो आपको कहेगा नहीं, किलोग्राम्स में एग सेल आउट नहीं होते। आप उसकी क्वांटिटी बताएंगे कि आपको एक एग चाहिए या 6 चाहिए या 12 चाहिए, 24 चाहिए। तो उसने कहा कि आपको डजन के यूनिट में मैं एग दे सकता हूं, 1 डजन, 2 डजन, हाफ डजन। आपने बोला ठीक है, ओके, मुझे हाफ डजन एग दे दें। तो हाफ डजन का मतलब कितने एग्स लिए उसने? 6 ले लिए। अब उसने एक नई लर्निंग यहाँ पे भी हो गई कि या तो मैं सब्सटेंस को बाय करता हूँ मास में, या फिर क्वांटिटी में करता हूँ डजन में। ओके, ये दो हो गए। अब वो मूव करता है और घर की तरफ आ रहा है, तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप है। उसने बोला गाड़ी में फ्यूल डलवा लो। उसने पेट्रोल पंप वाले को कहा कि भाई मुझे 5 किलोग्राम पेट्रोल डाल दें। उसने बोला किलोग्राम से पेट्रोल सेल आउट नहीं होता है। और बोला ओके, मुझे फिर 2 डजन पेट्रोल डाल दें। उसने बोला डजन में पेट्रोल नहीं डलता है। अच्छा, आप कैसे इसको सेल करते हैं? उसने बोला कि हम इसको लीटर्स में करते हैं, वॉल्यूम में करते हैं। हम किस में करते हैं इसको? लीटर्स में करते हैं या फिर किस में? वॉल्यूम में करते हैं। तो फिर आपने उसको बोला कि ठीक है, आप मुझे 3 लीटर पेट्रोल डाल दें। तो ये 3 डिफरेंट क्वांटिटीज आपके सामने आ रही हैं। एक मास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और क्या है? वॉल्यूम। हम केमिस्ट्री में इन तीनों की जगह एक ही टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मोल यूज करते हैं, मोल। हम एक यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ मास को स्टैंडर्ड नहीं बना रहे, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं बना रहे, हम वॉल्यूम को नहीं बना रहे। और इन तीनों को हमने कलेक्टिव किस में कर लिया? मोल की टर्म में ले लिया। अगर मास होगा तब भी मोल मिलेंगे, लेकिन मास मोल में एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा? तो बहुत आसान यहाँ लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास इन ग्राम्स अगर कर दिया जाए तो वो 1 मोल है। कितने पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं? 6.02 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं। किस वॉल्यूम को 1 मोल कहते हैं? जब वॉल्यूम 22.4 डीएम की हो तो उसको 1 मोल कहते हैं। तो ये बात समझनी है कि मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है तो फार्मूला क्या होगा। ये पहली बात हमें समझनी है। तो 3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। हम कैलकुलेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल। जब इन टर्म्स ऑफ मोल करेंगे तो अगर मास गिवन है तो वो मोल में कन्वर्ट कैसे होगा, पार्टिकल्स गिवन है वो मोल में कन्वर्ट कैसे होगा, वॉल्यूम गिवन है तो वो मोल में कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था तो जरा प्लीज दोबारा आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर हम बात करेंगे। यस, मैं नोट कर लेता हूं, लेकिन मैं अपनी बात एंड करने के बाद बेटा आपसे क्वेश्चन लेता हूं। यस, जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। बोलिए, आपके पास से मुझे साउंड भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना। आपने कोई बात करनी है, आप बात करें, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। यस, मुझे बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आपने हैंड रेज किया था इसलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप मुझे क्वेश्चन कोई है, कोई बात करना चाह रही हैं तो फौरन सवाल करें। अच्छा, आज डे 1 है, कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है किसी को तो मैं अपना सेल नंबर अभी लिख देता हूँ। तो आप अगर आवाज नहीं आ रही है आप मुझे कॉल करें फौरन। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ और मैं आपके
बात सुन लूंगा। हो सकता है आपकी इंटरनेट स्लो हो और आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। आप अभी मुझे कॉल भी कर सकती हैं। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम है और उसकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है तो वो मुझे कॉल करे ताकि मैं उसको प्रॉपर गाइड कर दूं। डे 1 2 में प्रॉब्लम रहेगा बेटा, उसके बाद आप समझ जाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज है। नई चीज को थोड़ा इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है, समझना होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात को कंटिन्यू करते हैं। यस, कॉल आई जरा, मैं आप वेट करें, मैं जरा बात कर लूं। ये बेटा मुझे मिस कॉल नहीं देनी है, आपने मुझे कॉल करनी है सन, ठीक है। अब मिस कॉल में किसकी आई है, हो सकता है किसी और की आ गई, मैं बिलाजा क्लास के अंदर किसी और को फोन कर दूं। आपने मुझे कॉल करनी है, आपको बात करनी है, आप मुझे कॉल करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप थोड़ा वेट करें, 5 मिनट वेट करें जरा, मैं जरा इनसे बात कर लूं। अगर ज्वाइन नहीं कर पाती बेटा, और उसमें चला जाना, क्या नाम है, रिकॉर्ड वीडियो रात में दोबारा सुन लेना, ठीक है। आ जाना। थैंक यू। ओके बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं। सबने नंबर में नोट कर लिया? ड्यूरिंग क्लास अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन बेटा आईटी के मसले मैं सॉल्व नहीं करूंगा, उसके लिए आपको एडमिन से कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा कि कौन सा मसला है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं जरूर आपको हेल्प आउट करूंगा। ओके, चलिए हम आगे बात को स्टार्ट करते हैं। हम मोल को डिस्कस कर रहे थे। तो मोल क्या है? मोल एक, हमने कहा, एक कन्वीनियंट वे है फॉर एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी, एक आसान अंदाज है, ये डेफिनेशन नहीं है। हम बस आसान लैंग्वेज यूज करते हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। ओके, ये आसान, हमने कहा ये आसान अंदाज है किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का, किसी भी सब्सटेंस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का। कौन सी क्वांटिटी? मास वॉल्यूम पार्टिकल्स को आसान अंदाज से एक्सप्रेस एक ही यूनिट में करेंगे, किसमें करेंगे? मोल। सो मोल इज अ काउंटिंग यूनिट यूज्ड इन केमिस्ट्री। मास यूज नहीं करेंगे, वॉल्यूम पार्टिकल्स नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे? मोल इज अ काउंटिंग यूनिट यूज्ड इन केमिस्ट्री। जैसे मैंने मिसाल दी, 1 डजन 12 थिंग्स होती हैं, इस तरह केमिस्ट्री में 1 मोल 100 थिंग्स नहीं होती हैं। कितनी थिंग्स होती हैं? 6.02 10 रेज टू पावर 23। डेली लाइफ में 1 डजन हम यूनिट यूज करते हैं 12 थिंग्स के लिए। केमिस्ट्री में 1 मोल हम यूज करेंगे किस अमाउंट के लिए? 6.02 10 रेज टू पावर 23 के लिए। ये में हम कह रहे हैं, जस्ट एज 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स, just as 1 dozen is equal to 12 things, same as in chemistry, 1 mole is equal to a specific amount, 6.02 10 raised to power 23. Particles mean ये atoms, ions, molecule कुछ भी हो सकते हैं। मोल को कैलकुलेट करने के 3 फार्मूला। अगर मास है तो मोल में कैसे एक्सप्रेस किया जाए? तो पहला फार्मूला जो 9th में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, ये पहला फार्मूला है। सेकंड फार्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। पहला फार्मूला दोबारा देखिए, अगर मास गिवन है मोल में कन्वर्ट करना है तो मास इज डिवाइड बाय मोलर मास। और अगर वॉल्यूम गिवन है और आपको मोल में एक्सप्रेस करना है तो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम की ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, 22.4 dm³। थर्ड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो ना फार्मूला नंबर 1 और 2 यूज होगा,
बल्कि हमने एक तीसरा फॉर्मूला यूज किया, कौन सा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na. व्हाट इज Na? Avogadro's number 6.02 10 raised to power 23। अभी आप इन तीन फार्मूले को नोट डाउन कर लें। ये हमारी बुक में ये फार्मूले नहीं लिखे हुए हैं, ये तीनों फार्मूले लिख लें, ये वाले जल्दी से कॉपी कर लें और इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। ये तीन फार्मूले हैं, हम हर एक फार्मूले को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप इसको कॉपी कर लें तो मुझे चैट बॉक्स में डन का मैसेज कर दें, तो मैं फिर आगे बात शुरू करूंगा। बस ये तीन फार्मूले कॉपी करें। सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया, मैं वेट कर रहा हूँ, 2-3 स्टूडेंट रिप्लाई कर दें तो हम फिर आगे बात करेंगे। यस, मुजम्मिल ने भी कर लिया, गुड। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। ये तीन फार्मूले हैं, अगर आप स्लो आपका रिटर्न है तो उसको इंप्रूव करो, ठीक है। और अगर आपके 9 के कॉन्सेप्ट वीक हैं तो मेरे रिकॉर्ड लेक्चर को पॉज करके सुना करो, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा पॉज करके। ये टेक्नोलॉजी ने आपको हेल्प आउट कर दिया है, आपकी लर्निंग को आसान कर दिया, डिफिकल्ट नहीं किया। ये बात समझ लो कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है उसकी स्पीड स्लो है तो प्रॉब्लम है, उसको इंप्रूव आपको करना है तो आपको प्रॉपर सिग्नल्स के जरिए मेरे लेक्चर की स्ट्रीमिंग इफेक्ट नहीं कर रही होगी, वो आपको सही करना है। लेकिन ये जो अगर आपका देखिए, जहां सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं वहां बैठ के आप मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे बोले सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, इस शोर में जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको एरिया चेंज करना होता है, तो उस कनेक्शन को आपको सॉल्व करना है ना। आप किस कहाँ कहाँ रहते हैं ये मैं इसका हल नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास से जो क्या नाम है सोर्स है वो मुकम्मल है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के तीन फार्मूले हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत आसान कर दिया है। क्लास में जब आप बैठे होते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो हट जाती है तो मेरी बात गुजर गई, वो रिपीट नहीं हो सकती और रिकॉर्डेड नहीं होता है। ये तो बहुत आपको फायदा है कि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ था या कोई वीक है तो आप पॉज करें, उतनी बात को सुने, फिर उसको सुने, फिर दोबारा सुने, ये तो बहुत बेहतर बात होती है। तो इसलिए तवज्जो से क्लासेस को अटेंड कीजिए, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। ये तीन फार्मूले हैं, ये एक फ्लो चार्ट कहलाता है ना। इसको अभी हमने जाके प्रैक्टिस करनी है। देखो सेंटर में मोल लिखा हुआ नजर आ रहा है, मोल। अगर मोल के अमाउंट मोल में है 2 मोल्स, अमाउंट को भी मोल में लिखा हुआ है और आपने उसको मास में एक्सप्रेस करना है, मास में, तो उस मोल को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बाय मोलर मास, तो वो मास बन जाएगा। और अगर आपने रिवर्स करना है कि मास ग्राम्स में ना मास, तो मास को जब डिवाइड करोगे मोलर मास से तो वो क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा। मोल से मास और मास से मोल, मोल से मास बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मास से मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय मोलर मास। ये वाली बात समझे कि मोल को मास में कन्वर्ट करना है या मास को मोल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करना होता है? यूजिंग अ मोलर मास, यूजिंग अ मोलर मास। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं उसको कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास
64 grams of oxygen. अब ये क्या गिवन है? यूनिट से मालूम होता है ना कि क्या गिवन है. ग्राम्स मीन मास गिवन है. ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? 64 ग्राम्स. अब आपको ग्राम्स मीन मास गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मोल में. तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड. किससे करना पड़ेगा? मोलर मास से. इस 64 को डिवाइड कीजिए ऑक्सीजन के मोलर मास से. मोलर मास, ये पहली बात समझेंगे और फिर उसके बाद फार्मूले पे आएंगे. मोलर मास यहां मैं इस मिसाल में समझा दूं. इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 और ये 2 एटम्स हैं, तो कितना मास हो जाएगा? 32. 64 डिवाइड बाय 32. 32 इज अ मोलर मास. ये मोलर मास न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता है, ये एक नोन वैल्यू है जो फार्मूले से हमें खुद निकाल लेनी होती है. 64 को डिवाइड किया 32 से, तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 2 मोल आ रहा है. तो आपने मास को मोल बनाना, तो क्या किया आपने? मास इज डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया. अब रिवर्स करें. अब जो मोल 2 मोल है उसको दोबारा मास में कन्वर्ट करना है. तो जब मोल को कन्वर्ट करना होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा किससे? उसी मोलर मास से. मैं 2 मोल को मास में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं 2 मोल को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 32 से. आंसर क्या आएगा? 64 ग्राम्स. तो ये वाली बात यहां समझा रहे थे हम. अगर वॉल्यूम की बात करते हो, वॉल्यूम, लीटर्स इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है. तो मोल को अगर आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है मोल को, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 22.4 से. और अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल में, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे किससे? 22.4 से. ये एक फ्लो चार्ट, कैलकुलेशन का फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपको. यही चीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी है. अगर आपने मोल को कन्वर्ट करना है पार्टिकल्स में, कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं 1 मोल में, तो उस मोल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 6.02 10 रेज टू पावर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स आ जाएंगे. और अगर कुछ पार्टिकल्स गिवन है और उनको मोल में कन्वर्ट करना है, तो उन पार्टिकल्स को डिवाइड किससे करेंगे? 6.02 10⁻23 से. तो डिवाइड करने से क्या बन जाएगा? मोल बन जाएगा. तो ये एक फ्लो चार्ट दिया है आपको, ठीक है. हमने इसको समझना होगा. लेकिन फार्मूला नंबर 1 जो मोल का है वो है अबाउट मोलर मास. देखिए फार्मूला नंबर 1 इसकी बात कर रहा हूं. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करते हैं? मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास. तो व्हाट इज द मोलर मास? पहले सिर्फ मोलर मास की बात को समझना है, क्योंकि इसमें भी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट वीक होता है, ये उनका वीक एरिया होता है, तो इसको पहले कर ले, क्योंकि ये वैल्यू गिवन नहीं होगी न्यूमेरिकल के अंदर, इसलिए आपको ये आना चाहिए. मोलर मास क्या है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास. व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास. अगर एटम है तो एटॉमिक मास लोगे, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे, अगर आयोनिक कंपाउंड है फार्मूला मास. अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है. हम सपोज करते हैं H2O इज अ मॉलिक्यूल. अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एटॉमिक मास नहीं कहलाएगा, क्योंकि एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है. तो आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए. कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास याद करने, वो 11 है. अभी मैं शो करता हूं, सारे मत याद करें, एग्जाम में गिवन होता है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. ये भी एग्जाम में गिवन होगा. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16. ये बेसिक है, ये वैल्यूज में याद होनी चाहिए. हम ये बात कर रहे हैं. ओके. वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 है और एटम्स 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 और एटम कितने हैं इसके? 1. 2 1 2, 16 1 16. दोनों को ऐड कर लें, आंसर क्या आ रहा है? 18. अगर मैं लिखता हूं AMU, तो यह है मॉलिक्यूलर मास. क्या है ये? मॉलिक्यूलर
मास ऑफ वाटर। तो हमने कहा मॉलिक्यूलर मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास है, अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं 18 ग्राम्स, तो अब ये मॉलिक्यूलर मास नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। ये है मोलर मास। तो मोलर मास के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए। मोलर मास के लिए ये कुछ हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास हमें याद होने चाहिए। अभी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए ये कितने 11 होंगे, देखें। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फर्स्ट 20 में से 11 एलिमेंट्स जो बहुत कॉमन है, इसलिए इनको याद करना है। ये सवाल एग्जाम में नहीं आता। आज हमारा इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं, ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आता है उसको हम प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकें। मैं डायरेक्ट वो टॉपिक पे जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम कुछ पिछले टॉपिक्स को रिव्यू कर रहे हैं जो 9th में पढ़ के आए हुए हैं आप लोग। मोलर मास की मैं बात कर रहा हूं। मोलर मास कैसे मालूम किए? हम कह रहे हैं कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब मैं कुछ सब्सटेंस यहां लिख रहा हूं, ये 5 सब्सटेंस है, ठीक है? ये 5 सब्सटेंस है, इसमें से 2 मैं करवाऊंगा और 3 आपका होमवर्क हो जाएगा। 2 मुझे करने हैं, बाकी 3 आपको मोलर मास मालूम करना है। अब ए में लिखा हुआ है KMnO4, बी कौन है? सोडियम कार्बोनेट, सी कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ई कौन है? ग्लूकोज। इनमें जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उनके एटॉमिक मास भी लिख दिए। एग्जाम में भी एटॉमिक मास गिवन होते हैं, और मोलर मास कैलकुलेट करना एग्जाम में नहीं आएगा। मोलर मास हमें कहीं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है, मुझे मोल कैलकुलेट करना है, तो मास इज डिवाइडेड मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट कैसे होता है? ये गिवन नहीं होता है, ये एक नोन वैल्यू है। तो KMnO4 का मोलर मास क्या है? तो आप इसके एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो मोलर मास बन जाएगा। 9th क्लास में या जिस तरह आपने लर्निंग की है, आप मोलर मास निकाल सकते हो। कोई खास मेथड अडॉप्ट नहीं करने के, इससे ही निकालना है, आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, कोई मसला नहीं। और अगर किसी को रिवीजन करना है और वो भूल चुका है, तो मैं आपको 2 मुख्तलिफ अंदाज से मोलर मास निकालना समझा देता हूं, जो आपको इजी लगे। हम ए वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके? मेरे साथ कॉपी करें, इस ए को कॉपी करें, KMnO4, और इसका मोलर मास निकालना है हमें। KMnO4, इसमें 3 एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन इज पोटेशियम, और इसका सिंगल एटम है 1। सेकंड एलिमेंट इज मैग्नीज, Mn। Mn कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो मेरी लिस्ट में नहीं होगा। मैग्नीज एटॉमिक मास एग्जाम में गिवन होते हैं, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद नहीं कर लेना कि सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास याद कर लेना, ऐसा नहीं है। मैग्नीज एटॉमिक नंबर 55। ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है इस कंपाउंड का, और उसके 4 एटम्स हैं। 3 एलिमेंट मिले हुए हैं, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन। पोटेशियम का 1 एटम है, मैग्नीज का 1 एटम है, और ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 4। ठीक है? इन तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या होते हैं, तो वो हमें ऊपर गिवन दिए हुए हैं। सबसे पहला काम यह है कि आप इस कंपाउंड को एलिमेंट से ब्रेकअप करोगे। इस एलिमेंट में पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, मैंने कॉलम में लिख दिए इनको, कि इस कंपाउंड के 3 एलिमेंट है, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन। हर एलिमेंट के एटम का मास कितना है वो मुझे कैलकुलेट करना है। पोटेशियम के एटम्स कितने हैं? 1। मैग्नीज के एटम कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। पोटेशियम के एटम्स कितने हैं? 1। मैग्नीज के एटम कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। मल्टीप्लाई करेंगे इनके एटॉमिक मासेस से।
पोटेशियम का एक सिंगल एटम है और उसका टाइम मास कितना है 39, इसलिए हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 39 किया, आंसर इज 39। मैग्नीज सेकंड एलिमेंट है, उसका एटम कितना है 1 और एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीज कितना है 55, आंसर क्या आएगा 55। ऑक्सीजन के एटम्स कितने थे 4, तो हमने कहा ऑक्सीजन के 4 एटम है और एक एटम का मास 16 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर क्या आएगा 64। इन तीनों एलिमेंट के एटम्स के मास को सम अप कर लें आप, सम अप करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है 158 ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये अब मोलर मास पढ़ा जाएगा। एक और अंदाज मोलर मास कैलकुलेट करने का, अगेन हम कहते हैं KMnO4 में 3 एलिमेंट्स है, कौन कौन सा, पोटेशियम, मैग्नीज एंड ऑक्सीजन। KMnO4 में 3 एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, ये कंबाइन ऐड हुए हैं, पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट पे 4 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल एटम नहीं है, ऑक्सीजन कितने एटम है 4, पोटेशियम इज अ सिंगल, मैग्नीज सिंगल एटम, ऑक्सीजन सिंगल नहीं, कितना 4 है, पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस 4 ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मास को सम अप करना है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है, पोटेशियम 39, मैग्नीज का कितना है 55, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, बट एटम्स कितने 4, 39 पोटेशियम का मास आ गया 55, मैग्नीज का, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64, सम अप कर लीजिए क्या आंसर आएगा 158। आप दो मुख्तलिफ अंदाज से मोलर मास निकालना सीख चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन अगर याद नहीं रहा तो मैंने इसका रिवीजन करवा दिया, क्योंकि इसके बगैर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले हम मोलर मास को आज समझ रहे थे, तो मैंने इन 5 में से फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि बी सी डी ई में से कौन सा एक और मैं करवाऊं, फिर बाकी आपको करना है। जिसने पहले सबसे पहले मुझे टेक्स्ट में मैसेज किया कि सर बी करवा दें या सी करवा दें, डी, मैं वही सॉल्व करूंगा, क्योंकि बाकी आपको करने हैं। यस फौरन बताइए कौन सा करूं, सी, ओके, मैं यहाँ सी सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब ये सी जो है इसको सॉल्व करना है, इस ओके बेटा, मैंने कहा था जो सबसे पहला मुझे रिप्लाई आएगा मैं वही करूंगा, इसलिए बहुत एक्टिव अटेंटिव बैठते हैं। मुझे कहा सी, सर सी सॉल्व कर दें। अब सी जो है इसको मुझे सॉल्व करना है। कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले बताएं इस कंपाउंड के एलिमेंट्स कितने हैं, उन्हें हमें अलग करना है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मैं कहता हूं कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और कौन है, हाइड्रोजन। हर एलिमेंट के एटम्स कितने कितने हैं वो लिखेंगे हम। इस फार्मूले में कैल्शियम का एक एटम है तो 1, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ये देखिए राउंड ब्रैकेट के बाहर 2 डला हुआ है, 2 ऑक्सीजन भी है 2 हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2। टेकिंग ट्वाइस का मतलब क्या है, OH टेकिंग ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। पहले मैंने एलिमेंट लिखे, उनके एटम्स जो फार्मूले में उनको लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा इनके एटॉमिक मास से। पहले कैल्शियम के एटम्स को मल्टीप्लाई करें, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, ये लिखा हुआ लास्ट में 40। ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद को मल्टीप्लाई करें उसके एटॉमिक मास 16 से, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ये हमारे पास गिवन है स्केल में। हाइड्रोजन के एटम्स को मल्टीप्लाई करें उसके एटॉमिक मास 1 से, ये हाइड्रोजन है और उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 41 से 40, 16 2 जा 32 एंड 2 1 जा 2, इन सबको ऐड कर लें, सम अप कर लें, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 74। अगर AMU लिख दूंगा तो ये मोलिकुलर मास हो जाएगा। मोलर मास क्या होता है,
molecular mass expressed in grams. The 74 gram is a molar mass of calcium hydroxide. सबको समझ में आ गया? बाकी जो है वो आपको खुद करने हैं। यस बताइए मुझे, सबको मेरी बात समझ में आ गई है? यस गुड। ओके, ये बेहतर नहीं है कि एक आप मुझे अभी क्लास में सॉल्व करके बता दें? ये पूरा होमवर्क दे रहा था ना, एक आप मुझे क्लास में सॉल्व करके बता दें तो मैं आपको मार्क करके देता हूं कि आप मुझे डी जो है इसको अभी सॉल्व करके दें, सॉल्व करें, ठीक है? और बताइए इसका मोलर मास क्या होगा? डी को बेटा अभी सॉल्व करें और देखिए इसका मोलर मास क्या होगा। मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं, अभी 1:07 है। 5 मिनट्स के बाद मैं देखूंगा कि आपने क्या आंसर किया मुझे, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं। 5 मिनट्स बहुत टाइम है, 2 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट्स में। चलो आप सॉल्व करें इसको, टेंशन नहीं ले, आराम से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। ओके, मुझे ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने सही आंसर बताया है। गुड, आपने 1 से 2 मिनट में कर लिया इसको सॉल्व। गुड, 98 ग्राम्स, यस क्या आंसर होगा? 98 ग्राम्स इसका आंसर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम्स। गुड, माशाल्लाह, यस गुड, सबने कर लिया इसको सॉल्व। गुड, 98 ग्राम्स, सबका आंसर सही है, 98 ग्राम्स इसका मोलर मास है। ओके, तो ये आपका बेटा अब होमवर्क है, अब जरा इसको देखिएगा होमवर्क क्या है। यस बेटा मैं देख लिया, 98 ग्राम्स, यस। अब आपको ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैं इसको स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये दो कंपाउंड है, इनके मोलर मास मालूम करने हैं। कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई नहीं, उससे में कोई गर्ज नहीं है। ये बस सवाल ये लास्ट में का, व्हाट इज द मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास फॉर दिस कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड के मोलर मास कैलकुलेट करने हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी स्टूडेंट को इतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्लास ज्वाइन करने में, और आवाज भी क्लियर आ रही थी। तो कल इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और मोल के न्यूमेरिकल्स जो है वो हम करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ ये मोलर मास की बात को आपने समझ लिया कि मोलर मास क्या होता है, और कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास आपको याद करने हैं। मैं ये होमवर्क, ये स्लाइड भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और जो होमवर्क मैंने दिया वो भी आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ होमवर्क इसमें भी है और कुछ ये भी करना है आपको, ठीक है? किसी को कोई अगर बात करनी है तो मैं वेट कर रहा हूँ, कोई अगर सवाल है कुछ पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बस आज की लर्निंग हमारी क्या है, आज हमने
चैप्टर का इंट्रोडक्शन, पेपर पैटर्न को डिस्कस किया और फर्स्ट टॉपिक मोल में से मोल ऑफ मास को समझा है। अच्छा, यस, श्योर। यस आयशा, कुछ कहना चाह रही हैं, बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी। हाँ बोलिए। सर बेसिकली जो आपकी क्लास की टाइमिंग्स है, मैं आखिर कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी इसी टाइम्स में होती हैं। 11:15 तक क्लासेस होती है, सुबह 7:30 से 11:15 तक। अच्छा, तो मेरी एक क्लास मिस हो जाती है। अभी जैसे अभी मैंने केमिस्ट्री के लिए, तो मेरी पीछे हाफ एन क्लास मिस हो चुकी है। नहीं आप तो 11:15 तक कह कुछ रही है ना? ऐसा जी 11:15 तो तो आपकी मेरी क्लास बेटा 12 में शुरू हुई है। 11:15 तक सुबह 7:30 से 1:15 तक क्लासेस होती है। 1:15, हाँ हाँ 1:15, कॉलेज अच्छा। की। आप 11:15 कह रही थी, यस 1:15 आप कह रही हैं, अच्छा ठीक है। सॉरी तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ अरेंजमेंट्स हो जाए इफ पॉसिबल, अभी बेटा मुमकिन नहीं है। अदरवाइज या तो आप रिकॉर्ड लेक्चर्स ले लिया करो, फिर उसको देख लिया करें केमिस्ट्री के। अभी तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है थैंक बेटा, यू। थैंक यू। ओके, ठीक है बेटा, मैं होमवर्क आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा और कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे। 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी, तो आप कोशिश करें 10 मिनट या 15 मिनट पहले प्रिपेयर रहें और क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्योंकि मैं वेट कर रहा होता हूँ। मैं 12 बजे बोलना शुरू करूंगा, बात करना शुरू करूंगा, उस वक्त मैं सबको अपनी क्लास में ज्वाइन कर रहा होता हूँ, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।